मुबाहिसा चल रही थी। 1928 में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते की खुलकर निंदा की, जिससे जो मुस्लिम वर्ग था वो कांग्रेस से एक बार फिर दूर चला गया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव। देखो, सामूहिक मतलब होता है सभी, पूरा समूह, पूरा भारत मान लीजिए, ठीक। संपूर्ण भारत अपना है। आपकी बुक में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बाल गंगाधर का चित्र बना हुआ है। बाल गंगाधर, ठीक। इनके बाहर आपको दिखाई देगा हर धर्म का कोई ना कोई संकेत यहाँ पे नजर आ रहा हो। साइड में लिखा हुआ भी है कि ध्यान से देखें कि बाल गंगाधर तिलक एकता के प्रतीक से घिरे हुए हैं। एकता के प्रतीक से घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, कौन कौन से मंदिर, चर्च, मस्जिद चित्रित किए गए। यानी सामूहिक अपनेपन के भाव को दर्शाया गया है इस चित्र में। जो बाल गंगाधर की जो पिक्चर है, जो चित्र है, उसके चारों ओर सभी धर्मों के महत्वपूर्ण संकेतों को प्रदर्शित किया गया है, जो सामूहिक अपनेपन को दर्शाता है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। राष्ट्रवाद की भावना जब पैदा होगी जब संपूर्ण लोग ये महसूस करेंगे वो एक देश के नागरिक हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढेंगे। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप जैसा रहेगा। विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों, भाषा से संबंधित अलग अलग समूह ने सामूहिक अपनेपन को भाव कैसे विकसित किया, हम लोग बता रहे हैं। आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई यह सामूहिक भावना, यह सामूहिक अपनेपन की जो भावना थी, संयुक्त संघर्षों के दौरान पैदा हुई। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई थी कि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। अपनी जाति, अपनी धर्म कोई भी हो, लेकिन हमारा राष्ट्र कौन सा है? एक। इतिहास व साहित्य, इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं। लोक कथाएं क्या होता है? लोक कथाएं किसी क्षेत्र में चलने वाली प्रचलित हुई कथाएं हैं। जैसे लोकगीत होता है, लोकगीत का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में गाया जाने वाला गीत, वो लोकगीत होता है। चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्र को साकार करने में अपना योगदान दिया। कुछ गीत, कुछ चित्र, कुछ प्रतीक, कुछ इतिहास की घटनाएं, ये राष्ट्रवाद को पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे आपको बताते हैं, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर। इससे पहले अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद के विषय में आप पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग राष्ट्रों ने अपने आप को स्वतंत्रता करने के लिए, आजाद करने के लिए किसी न किसी तस्वीर का सहारा लिया है। ऐसे ही भारत में भी आजादी के समय एक तस्वीर बनाई गई जिसको हम कहते हैं भारत माता की तस्वीर। माता अपने देश को एक तस्वीर के रूप में बनाकर चित्रित किया गया ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो सके। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिली जिसके जरिए वे राष्ट्र की पहचान कर सकते थे। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यानी भारत की पहचान भारत माता एक चित्र, एक पिक्चर के रूप में जन्म लेने लगी।
यह तस्वीर पहली बार बंकिम चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। भारत माता की पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां मैं चटर्जी लिख रहा हूं, किताब में आपको चट्टोपाध्याय। तो मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में अगर आपको लिखा हुआ है चट्टोपाध्याय, इतने बड़े शब्द के लिए चटर्जी छोटे शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक ही चीज। बंदोपाध्याय कहीं लिखा हुआ है किसी नाम के पीछे तो बनर्जी। जैसे इस समय बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है ममता बनर्जी, तो उनका पूरा नाम बनेगा ममता बंदोपाध्याय। ठीक, शॉर्ट में आप उनको बनर्जी कह सकते हैं। और ऐसे ही भारत माता की जो पहली तस्वीर बनाई थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। पहली बार चित्रित किया था, उसको प्रयास किया था भारत माता को, यानी भारत की चित्र बनाने की। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा राष्ट्रगीत भी लिखा है, वंदे मातरम। आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा था, उसी से इसको राष्ट्रगीत के रूप में चुना गया। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भी इसको कहूं 1870 के दशक में इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम गीत लिखा और आजादी के बाद ये गीत भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में पहचाना जाने लगा। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कब लिखा है? 1870 के दशक में। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष की अवधि। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत मां की विख्यात छवि बनाई, जो आपको इस साइड में दिखाई दे रही है। एक सन्यासिनी जिसने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, हाथ में कुछ वस्तुएं ले रखी, 4 हाथ की जो पिक्चर, जो फोटो आपको किताब में दिखाई दे रहा है, जो ये विख्यात, विश्वविख्यात जो चित्र बनाया है वो बनाया है। मैं आपको बता देता हूं, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, लेकिन पहली बार आपको यह ध्यान रखना है कि पहली बार भारत को भारत माता के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो बंकिम चंद्र चटर्जी को है। लेकिन एक विख्यात पेंटिंग जिसको भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया, उसने पीले वस्त्र धारण कर रखे, गेहुआ वस्त्र धारण कर रखे, सॉरी, और अपने हाथों में कुछ चीजें लिए हुए हैं, माला, सफेद वस्त्र हैं और पुस्तक है। तो ये इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है
वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा तो विभिन्न कलाकारों ने यह तस्वीर बनाने लगे जो भारत माता की छवि के विविध रूप ग्रहण कर गए। यानी आगे चलकर लोगों ने अलग अलग रूपों में भारत माता को चित्रित करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी तो सीधा सा आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछा जाए भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में किसने दिखाया था तो आपका वो आंसर बनेगा अवनींद्रनाथ टैगोर। दोनों को बहुत गंभीरता से आपको देखना, ध्यान से सुना। अगर पूछा जाए कि पहली चित्र या पहला तस्वीर किसने बनाया था तो दोनों ऑप्शन भी अगर आपको दिया जाए तो आपका ऑप्शन बनेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में किसने दिखाया है, दोनों ऑप्शन आपको दिए जाए तो आपका आंसर बनेगा अवनींद्रनाथ टैगोर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन आपको करने हैं। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक गाथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन में भी मजबूत था। ठीक, 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाट एक संप्रदाय होते थे, अभी देखने को नहीं मिलते, जो गांव जाके उस क्षेत्र की लोक गाथाओं, लोक गीतों को प्रचलित करते थे। ये जनसंख्या रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करते थे। इनके पास उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का संपूर्ण लेखा जोखा रहता। मान लीजिए किसी गांव में व्यक्ति रह रहे हैं तो कितनी पीढ़ी से रह रहे, कितने समय से रह रहे, वो सब लिपिबद्ध रहता था भाटों के पास। तो इसको जनसंख्या रजिस्ट्रार के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। ऐसे ही आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता की तस्वीर को अपने हृदय से लगा रखा। इस चित्र में नेहरू भारत माता और भारत माता के नक्शे को हृदय के पास रखकर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में रखा हुआ दिखाई देता है। तो भारत माता का जो चित्र बनाई गई, जो पेंटिंग बनाई गई, इससे राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया गया। यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई हैं वो किस प्रकार से आपसे प्रश्न के रूप में मालूम की जा सकती है वो मैंने आपको सब बता दिया। ठीक, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे, पढ़ लेंगे बुक में, और इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।